दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को लेकर सेकंड क्लास है। आज की हमारी क्लास बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस क्लास को लेने के बाद आप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड में MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। हम पढ़ चुके हैं, देखो DOC पहले तो यही था, लेकिन वर्तमान में जो वर्ड चलता है MS वर्ड का जो चलता है उसका डॉक्यूमेंट है DOCX। लेकिन 2003 से पहले के वर्जन में क्या था? .DOC। लेकिन आज के दिन क्या है, वर्तमान वर्जन में कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? .DOCX। याद रखना, इसमें ओनली .DOC दे रखा था तो ये भी सही है, क्योंकि 2003 तक के वर्जन में .DOC ही था। लेकिन आज के वर्जन में क्या यूज होता है? .DOCX। सेकंड क्वेश्चन है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल के अंदर क्या होता है? तो एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है .XLSX। हमने ये भी पढ़ चुके हैं .XLSX। डॉक्यूमेंट का तो DOCX और एक्सेल का है .XLSX। दोनों का याद रखना। फिर देखो तीसरा है, पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तीनों का एक साथ ही लेकर आया हूँ, तो इसका होता है PPTX। .PPTX। देख लो, डॉक्यूमेंट वर्ड का तो होता है .DocumentX, इसका होता है .XLSX और पावर पॉइंट का होता है .PPTX। तीनों याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड में स्पेलिंग चेकिंग की शॉर्टकट क्या है? यानी वर्ड में स्पेलिंग चेक करना है तो शॉर्टकट की क्या है? यह है F7। हम पहले पढ़ चुके हैं F7, और समानार्थी खोजने के लिए Shift+F7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हम पढ़ चुके हैं F5। याद रखना F5। और वर्तमान से स्लाइड शो शुरू करने की हमने क्या पढ़ी थी, आपको याद हो तो वह थी Shift+F5। Shift+F5। तो उसमें क्या है, वर्तमान से स्लाइड शो शुरू होता है, और वैसे स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? F5। दोनों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है? वर्ड में एक वर्ड होता है फाइंड एंड रिप्लेस, तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+H। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+H। याद रखना, Ctrl+H वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा देता है। फाइंड एंड रिप्लेस का क्या है? Ctrl+H। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पावर पॉइंट में कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन अलग अलग क्यों होते हैं? दोनों इंपॉर्टेंट बताए थे आपको, एक तो था एनिमेशन, एक था स्लाइड ट्रांजिशन। अब इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन स्लाइड के भीतर वस्तुओं पर लागू होते हैं, जबकि ट्रांजिशन स्लाइड बदलने पर लागू होते हैं। हमने दोनों की बात की थी कि एनिमेशन तो स्लाइड के भीतर वस्तुओं पर लागू होते हैं, और जब स्लाइड बदलते वक्त बीच में हम जो ट्रांजिशन यानी जो इफेक्ट डालते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। दोनों याद रखना, एनिमेशन दो स्लाइड के भीतर की वस्तुओं पर लागू होता है, और ट्रांजिशन दो स्लाइड के मध्य जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं। आगे चलते हैं, आज के सारे ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आपको ये क्लास लेके मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेल में सेल एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? MS एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका है F2। हम ये पढ़ चुके हैं सारी। एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या है? F2। याद रखना, एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F2 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का क्या कार्य है? हमने एक पढ़ा था स्लाइड सॉर्टर व्यू।
याद आ गया होगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या करता है, स्लाइड को व्यवस्थित रूप से दिखाने का कार्य कौन करता है, सॉर्टर व्यू करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेल में पूरा शीट सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। बहुत बार पूछी जाती है कि एमएस एक्सेल में पूरा शीट को सेलेक्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+A होती है। यानी एक्सेल में पूरी शीट को सिलेक्ट करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+A। सेल को एडिट करना है तो क्या है, F2। पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो क्या है, Ctrl+A। दोनों को याद रखना, एक्सेल में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट की तो है F2 और एक्सेल में पूरी शीट को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की है Ctrl+A। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 है, पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। हमें पूछा गया है कि पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के पढ़ा था कि Ctrl+M, नया जोड़ रहे हैं, वैसे नया जोड़ते हैं तो Ctrl+N आता है, यानी न्यू प्रेजेंटेशन, यानी जो खाली प्रेजेंटेशन हम लाते हैं उसके लिए तो Ctrl+N आएगा। लेकिन इसी में सिर्फ जैसे हम एक्सेल में नई वर्कबुक खोलते हैं तो Ctrl+N, वर्ड में नया खोलते हैं तो Ctrl+N, और इसमें भी अगर खाली प्रेजेंटेशन खोलते हैं तो Ctrl+N। लेकिन पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ अगर नई स्लाइड जोड़ रहे हैं तो उसकी है Ctrl+M। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सेल में फॉर्मूला इवेल्यूएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी एक्सेल में फॉर्मूला को इवेल्यूएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है, F9। एक्सेल में फॉर्मूले को इवेल्यूएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F9 होती है, याद रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टॉप करने की आंसर शॉर्टकट की क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शो को स्टॉप करने की शॉर्टकट की क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं एस्केप की, यानी ESC। एस्केप की, पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को हमें रोकना है तो कौन सी की दबाएंगे, ESC यानी एस्केप की, याद रखना इसकी को। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू चाहे किसी में हो, एमएस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, उसमें प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा किया जाता है। ये इसमें पशुधन सहायक में पूछा भी जा चुका है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है, Ctrl+F2। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है, तो Ctrl+F2, याद रखना Ctrl+F2। आगे चलते हैं। एक्सेल में डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा विकल्प होता है। हमने बात की थी एक्सेल में डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा विकल्प होता है। हमने एक टेबल की बात की थी, पिवोट टेबल। हमने पढ़ा था पिवोट टेबल क्या होती है, एक्सेल में डाटा एनालिसिस करने के लिए होती है। तो एक्सेल में डाटा एनालिसिस के लिए कौन सा विकल्प होता है, पिवोट टेबल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सेल में टेक्स्ट जोड़ने, हमने पढ़ा था टेक्स्ट जोड़ने या कॉन्कोनेट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है। हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि एक्सेल में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग किया जाता है, तो पढ़ा था एम्प्रेस्ड, पढ़ा था ना एम्प्रेस्ड, याद आ गया होगा। एक्सेल में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल उपयोग किया जाता है, एम्प्रेस्ड। ये चिन्ह भी याद इसको रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सेल में अधिकतम कितनी कॉलम होती है। हमने बार बार बात की थी कितनी कॉलम होती है, कॉलम होती है 16,384। हमने बात की थी एमएस एक्सेल में कितनी कॉलम होती है, 16,384 होती है। देखो एक वर्कशीट में 16,384 तो कॉलम होते हैं और 10,48,576 रो होती है। दोनों को याद रखना, कॉलम तो कितने हैं 16,384 और 10,48,576 क्या होती है, रो होती है। रो तो है 10,48,576 और कॉलम है 16,384। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो एमएस एक्सेल में रो को इंसर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift++, डबल प्लस आएंगे, Ctrl+Shift++। ये एक्सेल में रो को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift++, याद रखना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सेल में न्यूनतम मान्य दिनांक क्या है। यानी एक्सेल न्यूनतम कौन सी दिनांक तक ले सकता है। एक्सेल में हम डेट डालें तो न्यूनतम डेट कौन सी है जिसको वो लेता है, तो ये होती है 1 जनवरी 1900।
1 जनवरी 1900 से पहले की डेट एक्सेल नहीं लेता है, तो न्यूनतम डेट याद रखना 1 जनवरी 1900 तक ले सकता है और अधिकतम तारीख भी याद रखना 31 दिसंबर 9999। न्यूनतम दिनांक तो है 1 जनवरी 1900 और अधिकतम तारीख है 31 दिसंबर 9999। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक्सेल की पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या। हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि एक्सेल में पूरी शीट को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+A। दोबारा क्वेश्चन आया है, याद रखना कंट्रोल+A। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रिंक टू फिट का उपयोग क्यों किया जाता है। श्रिंक टू फिट का उपयोग क्यों किया जाता है, टेक्स्ट को छोटे फॉन्ट में सेल में फिट करने के लिए किया जाता है। श्रिंक टू फिट यानी टेक्स्ट को छोटे फॉन्ट करके उसी सेल में फिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, श्रिंक टू फिट। देखो श्रिंक टू फिट टेक्स्ट का फॉन्ट साइज छोटा करता है ताकि वह एक ही सेल में समा जाए। और एक होता है रेप टेक्स्ट, लंबी पंक्ति को अगली लाइन में दिखाता है। श्रिंक टू फिट क्या करेगा, फॉन्ट की साइज छोटा करता है ताकि वह सेल में समा जाए। रेप टेक्स्ट क्या होता है, लंबी पंक्ति को अगली लाइन में दिखाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। यानी जब स्क्रीन पर MS वर्ड खोलते हैं तो उसका पेज कैसा दिखाई देता है। दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। तो MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट दिखाई देता है। जब पावर पॉइंट को खोलते हैं उसमें स्लाइड खुलती है, उनका कैसे होता है, लैंडस्केप में होता है। MS वर्ड का तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट, जबकि पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप में होता है। यानी इसमें तो इस प्रकार का होता है और उसमें इस प्रकार का लैंडस्केप में होता है। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भी एप्लीकेशन को पूरी तरह बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। यानी किसी एप्लीकेशन को पूरी तरह बंद करना है उसकी शॉर्टकट की क्या है, तो Alt+F4 हमने पढ़ा है। Alt+F4 क्या करता है, एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद कर देता है। यानी क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, Alt+F4। ये सारी की याद रखना आप। अब देखो Alt+F4 तो क्या करता है, पूरी तरह से बंद करता है। हमने पढ़ा था Alt+F4 किसी ऐप का प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करता है। Alt+F4 एक होता है Control+W। MS वर्ड एक्सेल में सिर्फ डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद करता है, Control+W। इसको भी याद रखना। MS वर्ड या एक्सेल में सिर्फ डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद कौन करता है, Control+W। एक होता है Control+F4, यह एक्टिव टैब या विंडो को बंद करता है। तीनों याद रखना, ऑप्शन में लगभग एक ही आएगा। Alt+F4 तो किसी ऐप या प्रोग्राम को पूरी तरह बंद करता है, Control+F4 एक्टिव टैब या विंडो को बंद करता है, और एक होता है Control+W जो वर्ड एक्सेल में सिर्फ डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद करता है। तीनों याद रख लेना। Alt+F4 पूरी तरह बंद कर देगा, Control+F4 एक्टिव टैब या विंडो को बंद करेगा, और Control+W वर्ड या एक्सेल में सिर्फ डॉक्यूमेंट या फाइल को बंद करता है। आ गया होगा समझ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट में Control+F2 का क्या कार्य है। ये पहले भी आ चुका है कि Control+F2 का क्या कार्य है, प्रिंट प्रीव्यू खोलना। MS एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में Control+F2 शॉर्टकट का क्या कार्य है, प्रिंट प्रीव्यू खोलना। ये आ चुका है पहले भी प्रश्न, जब पशुधन सहायक की एग्ज़ाम हुई थी उससे पहले अपनी क्लास नहीं आई थी, वरना अपनी क्लास से ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट छपता। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है, इसकी बात करते हैं तो ये होती है 8.43। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है, 8.43 होती है। याद रखना, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है, 8.43 होती है। याद रख लेना इसको, कितनी होती है कॉलम की विड्थ, 8.43। एक्सेल में दो सेलों के बीच रेंज दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल में दो सेलों के बीच रेंज को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं, कोलन का उपयोग करते हैं। जैसे A1 कोलन B2, तो किस इसको क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं। तो एक्सेल में दो सेल के बीच रेंज को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोलन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्सेल में एक हेडर सेक्शन जैसे सेंटर हेडर में अधिकतम कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं।
यानी दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेडर होता है, एक फुटर होता है। तो इसमें हेडर में कितने वर्ड डाल सकते हैं या फुटर में कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं। याद रखना, हेडर या फुटर की बात है कि इसमें कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं। तो इसमें पूछा है हेडर में कितने कैरेक्टर डाल सकते हैं, यानी हेडर कितने अक्षरों का लिखा जा सकता है। तो इसको याद रखना 255। एक हेडर में कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं, 255। याद रखना 255। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं। एक्सेल की एक सेल की बात की जा रही है। पहले तो किसकी बात कर रहे थे, पहले तो हेडर की बात की थी, उसमें तो 255 कैरेक्टर डाल सकते हैं। इसमें एक सेल की बात की गई है। एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं। तो इसका आंसर है 32,767। एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं, 32,767। एक्सेल में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर डाले जा सकते हैं, याद रखना 32,767। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 दबाने से क्या होता है। MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 दबाने से क्या होता है, इससे इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुलता है। एक्सेल में शिफ्ट प्लस F3 दबाने से क्या होता है, इसमें इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स खुलता है। यानी फंक्शन डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की है, शिफ्ट प्लस F3। यानी फंक्शन डायलॉग बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए कौन सी की दबाते हैं, शिफ्ट प्लस F3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सेल में कौन सा सेल रेफरेंस कॉपी करने पर बदल जाता है। हमने 3 रेफरेंस पढ़े थे, तो इसने पूछा है एक्सेल का कौन सा सेल रेफरेंस कॉपी करने पर बदलता है। तो वो था रिलेटिव। और बदलता कौन सा, नहीं, एब्सोल्यूट नहीं बदलता। ये एब्सोल्यूट होता है, ये नहीं बदलता। तो कौन सा सेल रेफरेंस कॉपी करने में बदलता है, रिलेटिव रेफरेंस, और एब्सोल्यूट नहीं बदलता। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है, सेल रेफरेंस बदलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है। सेल रेफरेंस बदलना है तो कौन सी कुंजी प्रयोग करेंगे, याद रखना F4। सेल रेफरेंस बदलने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग होती है, तो F4। क्वेश्चन नंबर 32 है, इफ फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है। इफ फंक्शन हमने पढ़े थे ना, लॉजिकल फंक्शन या तार्किक फंक्शन, जिसमें इफ था, और था, एंड था, नोट था, इफ एरर था। तो इफ फंक्शन किसके लिए उपयुक्त होता है, तुलना और निर्णय लेने के लिए, तुलना करने और निर्णय के लिए, यानी किसी शर्त या कंडीशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, इफ फंक्शन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक्सेल में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, टेक्स्ट जोड़ने के लिए। वैसे तो क्या होता है, एम्प्रेस्ड होता है, लेकिन इसमें किसका नाम आया है, कॉनकेट का नाम आया है। यानी एक्सेल में टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, कॉनकेट होता है। ये फंक्शन है। एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन होता है, कॉनकेट। कॉनकेट क्या करेगा, टेक्स्ट को जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लीजेंड का मुख्य कार्य क्या होता है। एक होता है लीजेंड। लीजेंड का मुख्य कार्य क्या होता है, ये डेटा को रंगों से समझाता है। लीजेंड क्या करता है, डेटा को रंगों से समझाता है। डेटा है अपने पास 5, 10, 15, इनको ये रंगों से समझाएगा। यानी इसको जो भी ग्राफ में करेगा ना, तो उनको रंगों के द्वारा ये दर्शाएगा। तो लीजेंड का मुख्य कार्य क्या होता है, डेटा को रंगों से समझाना। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक्सेल में चार्ट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो एक्सेल में चार्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है अलर्ट प्लस F1। एक्सेल में चार्ट जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, अलर्ट प्लस F1 है। आगे चलते हैं। मैंने आपको जिन क्वेश्चन के लिए बोला है कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी शॉर्टकट की तो आप याद ही कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ड आर्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ड आर्ट का उपयोग क्यों करते हैं। देखो वर्ड में क्या आ रहा है, वर्ड और आर्ट। वर्ड यानी शब्द, तो टेक्स्ट को सजाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट को सजाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, वर्ड आर्ट का। देखो वर्ड आर्ट टेक्स्ट को स्टाइलिश और सजावटी डेकोरेटिव रूप में दिखा सकते हैं। वर्ड आर्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, टेक्स्ट को स्टाइलिश और डेकोरेटिव रूप में दिखाने के लिए वर्ड आर्ट का उपयोग करते हैं। एक होता है क्लिप आर्ट, इसको पूछते हैं
क्लिप आर्ट क्या होता है, ग्राफिक्स लाइब्रेरी होती है जिसका उपयोग आप दस्तावेजों में चित्र जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो क्लिप आर्ट का उपयोग तो करते हैं चित्र जोड़ने के लिए, और वर्ड आर्ट का करते हैं टेक्स्ट को सजाने के लिए। दोनों को याद रखना, वर्ड आर्ट का प्रयोग तो करते हैं टेक्स्ट को सजाने के लिए, और क्लिप आर्ट का प्रयोग करते हैं चित्र जोड़ने के लिए। और ये चित्र जोड़ने वाला विकल्प कहाँ मिलेगा, इंसर्ट टैब में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पावर पॉइंट में नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, हमने बात की थी प्रेजेंटेशन फर्स्ट, यानी पावर पॉइंट में नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट। और एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, और एक्सेल में होता है बुक फर्स्ट या सीट फर्स्ट। पावर पॉइंट में नई फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट, और एमएस वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट फर्स्ट, और एक्सेल में होता है बुक फर्स्ट। आगे चलते हैं, तीनों याद रखना, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट और बुक फर्स्ट। अब देखो, हम किसी भी पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड, इन तीनों को हम डायरेक्ट खोल सकते हैं। इनके ऐप में जाए बिना भी हम किसी रन कमांड होती है, उस रन कमांड को लगाएं तो डायरेक्ट वो ऐप खुल जाता है। तो पावर पॉइंट को रन कमांड से खोलने के लिए कौन सी कमांड होती है, यानी पावर पॉइंट को खोलने के लिए रन कमांड कौन सी होती है, हमें रन कमांड में क्या दर्ज करना पड़ेगा, पावर PNT। पावर पॉइंट को रन कमांड से खोलने की कमांड कौन सी है, पावर PNT। याद रखना इन कमांड को। वर्ड को खोलने के लिए क्या होती है, विनवर्ड। और एक्सेल के लिए क्या होती है, एक्सेल होती है। पेंट के लिए क्या होती है, MS पेंट होता है। एक्सेल के लिए एक्सेल, पेंट के लिए MS पेंट होता है। इंपॉर्टेंट MS वर्ड और पावर पॉइंट की है। तो पावर पॉइंट को रन कमांड से खोलने के लिए कमांड होती है पावर PNT, और वर्ड को खोलने के लिए होता है विनवर्ड। वर्ड वाला तो ज़्यादा ही याद रखना, विनवर्ड, और पावर पॉइंट वाला पावर PNT। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+Shift+ ये वाला चिन्ह। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाने का शॉर्टकट कौन सा है, तो Ctrl+Shift+ और ये वाला चिन्ह बढ़ाने वाला। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक्सेल में टैब की से क्या होता है। एक्सेल में हम टैब की दबाते हैं तो कर्सर अगली सेल में चला जाता है। यानी ऐसे दो डब्बे हैं मान लो, तो इसमें एक पर हमारी कर्सर है, तो इसमें हमने यहाँ हमको डाटा फीड कर दिया। अब टैब दबाएंगे तो ये डाटा क्या करेगा, ये कर्सर यहाँ से डायरेक्ट अगली सेल में चला जाएगा। तो एक्सेल में टैब की से क्या होता है, कर्सर अगली सेल में जाता है। और Shift+Tab दबाते तो क्या होता है, कर्सर को पीछे ले जाता है, टैब का उल्टा होता है, यानी इधर वाली सेल में आ जाता है। तो एक्सेल में टैब की से क्या होता है, कर्सर अगली सेल में जाता है, और Shift+Tab दबाने से कर्सर पीछे ले जाता है। दोनों को याद रखना, टैब की से क्या होता है, कर्सर अगली सेल में जाता है, और Shift+Tab दबाने से कर्सर पीछे ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक्सेल में पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। एक्सेल में पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना है, हमने पढ़ा था Ctrl+Space+। कैसे कंट्रोल, कैसे कॉलम, तो कॉलम को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+Space+, और रो को सिलेक्ट करना है तो Shift+Space+। दोनों को याद किया था हमने उस क्लास में कि Ctrl+Space+ तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, और Shift+Space+ रो को सिलेक्ट करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। एक्सेल की बात हो रही है कि हमें क्या करना है, वर्तमान समय, यानी क्या टाइम हो रहा है उसको इंसर्ट करना है, तो उसकी आंसर की बतानी है। तो बी में आपको दिख रहा होगा Ctrl+Shift+ और ये दोनों चिन्ह। इधर देखो ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, Ctrl+ और ये वाला चिन्ह। तो Ctrl+ और ये वाला चिन्ह तो क्या करता है, डेट को इंसर्ट करता है, और Ctrl+Shift के बाद में इस चिन्ह को लगा दें तो वह टाइम को इंसर्ट करता है। यानी टाइम को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+ और ये वाला चिन्ह, और डायरेक्ट डेट को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, Alt+Shift+D शॉर्टकट का उपयोग किस लिए होता है। MS वर्ड में और पावर पॉइंट में Alt+Shift+D यानी डेट, तो करंट डेट डालने के लिए MS वर्ड और पावर पॉइंट की बात हो रही है, तो करंट डेट डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, Alt+Shift+D। और Alt+Shift+ या T लगा दे तो वो टाइम का, करंट टाइम डालने के लिए यूज होती है। दोबारा समझ लो,
MS वर्ड और पावर पॉइंट में तो क्या होता है, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी में तो करंट डेट डाली जाती है, यहाँ अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी लगा दें तो टाइम डाला जाता है। अब देखो MS वर्ड और पावर पॉइंट दोनों में अलर्ट और शिफ्ट प्लस डी से करंट डेट इंसर्ट होती है, अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से टाइम इंसर्ट होता है। ये बात तो है MS वर्ड और पावर पॉइंट की। एक्सेल में ये शॉर्टकट काम नहीं करता, लिखा हुआ है एक्सेल में ये शॉर्टकट काम नहीं करता। एक्सेल में तो क्या होता है, कंट्रोल प्लस और ये चिन्ह दबाने से वर्तमान तिथि आती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और ये चिन्ह दबाने से वर्तमान समय आता है। कंट्रोल प्लस ये दबाने से तो वर्तमान तिथि आती है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दबाने से वर्तमान समय आता है। याद रख लेना। आगे चलते हैं। MS वर्ड में जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है। अलाइनमेंट होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, उसकी शॉर्टकट की बताने। जस्टिफाई में क्या आता है, जे आ रहा है तो कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस जे क्या करता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी जे से जे, कंट्रोल प्लस जे क्या करेगा, जस्टिफाई अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे चल क्वेश्चन नंबर 43, MS वर्ड में एक पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कौन सी कुंजी है। यानी पैराग्राफ को सेंटर करने का अर्थ है कि सेंटर अलाइनमेंट। वो पहले वाला तो जस्टिफाई अलाइनमेंट था, कंट्रोल प्लस जे, ये सेंटर अलाइनमेंट है, कंट्रोल प्लस ई। सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस ई। अब इन अलाइनमेंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, देखते हैं। देखो MS वर्ड में अलाइनमेंट ये काम कैसे करते हैं, इनको देखते हैं। इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल प्लस ई क्या करता है, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस एल से होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस आर से होता है राइट, तो राइट अलाइनमेंट। और कंट्रोल प्लस जे यानी जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये चारों तो वैसे हो गए। अब कंट्रोल प्लस M क्या करता है, पैराग्राफ को इंडेंट बढ़ा सकते हैं हम। कंट्रोल प्लस T से हैंगिंग इंडेंट कर सकते हैं, इंडेंट को हैंगिंग कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस Q रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस Q है। देखो कंट्रोल प्लस Q क्या होता है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। टी क्या होती है, और M इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन कंट्रोल प्लस M याद रख लेना, पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाना। और कंट्रोल प्लस Q क्या था, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। लेकिन ये चारों है ना, ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इनसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है बार बार। तो देखो लेफ्ट और राइट तो इजी हैं। कंट्रोल प्लस L तो क्या है, लेफ्ट। कंट्रोल प्लस R क्या है, राइट अलाइनमेंट। जस्टिफाई में भी जे आ रहा है, तो कंट्रोल प्लस जे क्या करता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये सेंटर वाला याद रखना, इसमें सी आ रही है, लेकिन कंट्रोल प्लस ई क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर करने के लिए कौन सी कुंजी है, कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइनमेंट। अलाइनमेंट आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, MS वर्ड में जूम अधिकतम कितने प्रतिशत तक किया जा सकता है। यानी MS वर्ड में जूम कितना होता है अधिकतम, तो ये होता है 500% तक। अब ये जूम तीनों में देख लेते हैं। MS वर्ड में कितना होता है, 10% से 500% तक होता है। जबकि MS एक्सेल और पावर पॉइंट में कितना होता है, 10 से 400% तक होता है। इन तीनों में MS वर्ड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है। तो MS वर्ड में कितना होता है, 10% से 500% तक होता है। एक्सेल और पावर पॉइंट में कितना होता है, 10 से 400% तक जूम होता है। MS वर्ड में कितना हो गया, 500% तक जूम किया जा सकता है। आ गया होगा जूम भी समझ में। आगे चलते हैं। अब देखो फ़ॉन्ट शैली, यानी फ़ॉन्ट हमें जो अक्सर होते हैं उनकी शैली या स्टाइल की 3 प्रकार की होती है। फ़ॉन्ट की शैली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। मुख्यतः की बात हो रही है, मुख्य फ़ॉन्ट की शैली कितने प्रकार की होती है। यानी ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट शैली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, याद रखना। देखो पहले तो रेगुलर होता है, यानी नियमित। इसमें क्या होता है, सामान्य टेक्स्ट के लिए प्रयुक्त सामान्य शैली रेगुलर होती है। एक तो होती है रेगुलर, सामान्य अक्षर लिखे जाते हैं। एक होती है बोल्ड। बोल्ड क्या होता है, गाढ़ा। टेक्स्ट को मोटा और गहरा कर दिया जाता है, यानी टेक्स्ट को गहरा कर देते हैं, यानी मोटा मोटा कर देते हैं, वो होती है बोल्ड। तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी अक्षर को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, यानी अक्षर को मोटा करने या बोल्ड करने के लिए जो मोटा मोटे अक्षर दिखते हैं उनके लिए होता है कंट्रोल प्लस बी, याद रखना। बी से बोल्ड, तो बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी। तीसरा होता है इटालिक। इटालिक होता है अक्षर को थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं,
यानी इटालिक टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए, यानी इसका भी याद रखना, फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट अक्षरों को इटालिक करने यानी तिरछा करने के लिए होता है, शॉर्टकट की Ctrl+I, आई यानी इटालिक। देखो बोल्ड के लिए तो Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+I से इटालिक। सेंट्रल अलाइनमेंट क्या था, Ctrl+E था, ये क्या है Ctrl+I है। तो इटालिक के लिए Ctrl+I, बोल्ड के लिए Ctrl+B। चौथा एक और हम लिख सकते हैं अंडरलाइन, टेक्स्ट के नीचे रेखा खींच देते हैं वो होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+U, यू से अंडरलाइन। आपको सारे समझ आ गए होंगे। बोल्ड करने के लिए Ctrl+B, इटालिक करने के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U, तीनों अक्षरों के सेम है। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटालिक के लिए Ctrl+I और रेखा खींचने के लिए यानी अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U। अब ये तो होते हैं फ़ॉन्ट की शैली या स्टाइल। अब एक होते हैं फ़ॉन्ट के इफेक्ट, यानी एक तो होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं, एक तो सब स्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। ये क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। एक तो जो F2 नीचे लिखते हैं, एक मान लो F3 ऊपर लिखते हैं। तो एक तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है, एक सब स्क्रिप्ट हो जाता है। ये दोनों MS वर्ड में टेक्स्ट को विशेष रूप से ऊपर या नीचे लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई बार पूछ लेते हैं इनमें से फ़ॉन्ट शैली कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन दे दो, मान लो रेगुलर दे दे, इटालिक दे दे, बोल्ड दे दे और एक ऑप्शन दे दे सब स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की शैली नहीं है, ये क्या है, एक फ़ॉन्ट का इफेक्ट है। याद रह जाएगा ना, फ़ॉन्ट इफेक्ट है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आगे चलते हैं। अब कुछ शॉर्टकट की है जो हमने अभी पढ़ी है उनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो Ctrl+B किसके लिए होता है, बोल्ड के लिए। बोल्ड के लिए क्या है Ctrl+B, जैसा नाम है वैसा ही काम है, याद रह जाएगा। इटालिक के लिए तिरछा करने के लिए Ctrl+I, जैसा नाम है वैसा ही शॉर्टकट की है, याद रह जाएगी। Ctrl+U, अंडरलाइन, जैसा नाम है वैसा ही शॉर्टकट की है, तीनों याद रह जाएगी। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटालिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। Ctrl+D, डी से क्या होता है, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। Ctrl+D, जब हम पावर पॉइंट में जाते हैं तब उसमें क्या डुप्लीकेट स्लाइड भी खुलती है, लेकिन इसमें देखो Ctrl+D, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये पैराग्राफ में है या MS वर्ड में ज़्यादातर काम आते हैं ना। तो ये हो गया Ctrl+D क्या करता है, फ़ॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। डी से डायलॉग बॉक्स, याद रखना Ctrl+D। अब देखो Ctrl+Shift+ और ये बढ़ाने वाला चिन्ह, ये क्या करता है, फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाता है। और ये घटाने वाला साइन आ जाए Ctrl+Shift+, तो ये फ़ॉन्ट की साइज़ घटाता है, दोनों याद रह जाएंगे। अब देखो Ctrl+= यानी बराबर का चिन्ह, Ctrl+= ये क्या करता है, ये सब स्क्रिप्ट को बताता है। और Ctrl+Shift++ ये सुपर स्क्रिप्ट को बताता है, दोनों याद रखना। सुपर स्क्रिप्ट तो क्या है Ctrl+Shift++, और सब स्क्रिप्ट क्या है Ctrl+, याद रह जाएंगे ना। तो दोबारा देख लो एक बार। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटालिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, डायलॉग बॉक्स Ctrl+D, बढ़ाना घटाना Ctrl+, का चिन्ह सब स्क्रिप्ट, और Ctrl+Shift++ सुपर स्क्रिप्ट। अलाइनमेंट भी दोबारा देख लेते हैं। Ctrl+E सेंट्रल अलाइनमेंट, Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट और Ctrl+J जस्टिफाई अलाइनमेंट। आगे चलते हैं। ये देखो Ctrl+N क्या करता है, नई फाइल या डॉक्यूमेंट खोलता है। Ctrl+N क्या करेगा, नई फाइल या डॉक्यूमेंट खोलेगा, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन खोल देगा। लेकिन नई स्लाइड के लिए हमने क्या पढ़ा था, Ctrl+M पढ़ा था, याद रखना। तो Ctrl+N से न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट खोलता है। Ctrl+O ये फाइल खोलने का काम, ओपन करने का काम करता है, फाइल खोलना। Ctrl+O यानी फाइल खोलना, यानी ओल्डर फाइल, जो पहले से फाइल है उनको खोलने का कार्य कौन करता है, Ctrl+O, याद रह जाएगा। Ctrl+N तो नई फाइल खोलना, Ctrl+O यानी फाइल खोलना पहले से, यानी ओल्डर फाइल खोलना, ऐसे समझ लो। Ctrl+N तो है न्यू फाइल, Ctrl+O है ओल्डर फाइल। अब देखो Ctrl+S सेव करना, याद है आपको, आप पढ़ते हैं शुरू से।
कंट्रोल प्लस एस से सेव, कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल डब्ल्यू से हमने कहा था दस्तावेज बंद हो जाते हैं या क्लोज हो जाते हैं। हाँ, अब देखो कंट्रोल प्लस जेड ये क्या करता है, अंडो करता है किसी काम को, और कंट्रोल प्लस वाई क्या करता है, ये रेडो करता है, ये अंडो का हमेशा उल्टा करता है। कंट्रोल प्लस जेड तो करता है एंडो और कंट्रोल प्लस वाई करता है रेडो। अब देखो कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है, कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, ये कट करता है, कंट्रोल प्लस वी क्या करता है, ये पेस्ट करता है, और कंट्रोल प्लस ए क्या करता है, सभी टेक्स्ट यानी पूरी लाइन को सिलेक्ट करता है, ये पूरी शीट को सिलेक्ट करता है कौन, कंट्रोल प्लस ए। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस एन नई फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ ओल्डर फाइल यानी फाइल खोलना, कंट्रोल प्लस एस सेव करना, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को बंद करना या क्लोज करना, कंट्रोल प्लस जेड अंडो करना, कई बार पूछते हैं, कंट्रोल प्लस वाई रेडो करना, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करना, कंट्रोल प्लस एक्स कट करना, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करना, और कंट्रोल प्लस ए सभी टेक्स्ट का चयन। आप इस कट और कॉपी का अर्थ जानते हो क्या? कॉपी करने में जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया तो शॉर्टकट को मैं कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये शॉर्टकट यहाँ से हटा नहीं और यहाँ मैंने शॉर्टकट दोबारा लिख दिया, लेकिन जब मैं इसको कट करूँगा इस शॉर्टकट को तब ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा। यानी कंट्रोल प्लस एन न्यू, कंट्रोल प्लस ओ ओपन, एस सेव, पी प्रिंट, डब्ल्यू बंद, जेड अंडो, वाई रेडो, सी कॉपी, एक्स कट, वी पेस्ट और ए सभी का चयन। आगे चलते हैं। अब देखो एक तो है कंट्रोल प्लस ऐप, ऐप से होता है फाइंड। अगर इतना ही पूछे कि फाइंड के लिए कौन सा शब्द है, कंट्रोल प्लस ऐप, लेकिन ये पूछे फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा, यानी अगर आपको पूछे फाइंड के लिए तो कंट्रोल प्लस ऐप नाम से स्पष्ट है, लेकिन हमें पूछे फाइंड एंड रिप्लेस के लिए ये ज़्यादा पूछता है कंट्रोल प्लस एच। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फाइंड के लिए तो इजी है कंट्रोल प्लस ऐप, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है कंट्रोल प्लस एच। हाइपरलिंक जोड़ने के लिए होता है कंट्रोल प्लस के, हाइपरलिंक नाम से स्पष्ट है, कंट्रोल प्लस के में हाइपरलिंक जोड़ा जाता है, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर्मेट कॉपी करना। कॉपी करने के लिए तो था कंट्रोल प्लस सी, लेकिन फॉर्मेट को ही कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस प्लस शिफ्ट प्लस सी, और फॉर्मेट को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। दोनों इजी हैं। अब कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस वी ये पेस्ट है स्पेशल, यानी फॉर्मेट को जब पेस्ट करते हैं स्पेशल रूप से तो यहाँ अलर्ट दबा देते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो इसमें इम्पोर्टेंट था फाइंड ऐप, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कंट्रोल प्लस ऐड, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक बनाने वाला भी इम्पोर्टेंट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी और वी, सी तो हो जाएगा फॉर्मेट कॉपी करना और वी हो जाएगा फॉर्मेट पेस्ट करना। इंपॉर्टेंट याद रखना कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस और कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक बनाना। आगे चलते हैं। अब टेबल से संबंधित शॉर्टकट होते हैं। टेब, टेब दबाने पर क्या करता है, कर्सर अगली सेल में चला जाता है। शिफ्ट प्लस टेब से क्या करता है, कर्सर पिछली सेल में चला जाता है, हमने पढ़ा है। अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस और ये तीन दबाए तो कॉलम बढ़ जाएगा और ये चिन्ह बनाए तो कॉलम घट जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, फैट का पूरा नाम क्या है। फैट देखो फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का पूरा नाम क्या है, फैट का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है, आपके लिए तो नहीं है लेकिन वीडियो और पटवार के लिए इम्पोर्टेंट है। फैट का पूरा नाम क्या है, फाइल एलोकेशन टेबल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46, फैट 32 अधिकतम कितने जीबी की फाइल को सपोर्ट करता है। ये फैट 32 ही है तो फैट 32 अधिकतम कितने जीबी की फाइल को सपोर्ट करता है, तो ये सिर्फ 4 जीबी तक को ही सपोर्ट करता है। फैट 32 अधिकतम कितने जीबी की फाइल को सपोर्ट करता है, 4 जीबी। अब फैट 32 का मुख्य दोष क्या है, अब ये 4 जीबी को सपोर्ट कर रहा है तो इसका मुख्य दोष हो गया कि ये बड़ी फाइलों को सपोर्ट नहीं करता। फैट 32 4 जीबी तक को सपोर्ट करता है यानी ये बड़ी फाइल को सपोर्ट नहीं करता, ये इसका दोष है। इसका पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल। दोबारा देख लो, फैट 32 का पूर्ण रूप है फाइल एलोकेशन टेबल 32 बिट। फैट 32 को माइक्रोसॉफ्ट ने 1996 में प्रस्तुत किया था। फैट 32 में अधिकतम फाइल साइज 4 जीबी होती है। तीनों बातें कर चुके हैं फैट 32 की, ये फाइल सिस्टम है एक तरह का। आगे चलते हैं।
दूसरा फाइल सिस्टम होता है NTFS। NTFS की मुख्य विशेषता क्या है? NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, यानी FAT32 के बाद जो आया वो है NTFS। तो ये क्या है इसकी मुख्य विशेषता? ये डेटा इनक्रिप्शन इसकी मुख्य विशेषता है। क्या है मुख्य विशेषता NTFS की? डेटा इनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, विंडोज़ में ड्राइव को फॉर्मेट करते समय कौन कौन से फाइल सिस्टम मिलते हैं? बात किसकी हो रही है? विंडोज़ की हो रही है। तो विंडोज़ में दो फाइल सिस्टम होते हैं, एक तो FAT32 है और एक NTFS है। विंडोज़ में कौन कौन से फाइल सिस्टम काम में आते हैं? एक तो FAT32 और एक NTFS। हम पढ़ लेते हैं। NTFS क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, विंडोज़ का आधुनिक फाइल सिस्टम है। FAT32 पुराना है लेकिन विंडोज़ द्वारा समर्थित फाइल सिस्टम है, दोनों ही विंडोज़ के हैं। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आधुनिक फाइल सिस्टम है। एक है ext4, ये किसका है? ext4 लिनक्स में उपयोग होने वाला सामान्य फाइल सिस्टम है। ext4 लिनक्स में उपयोग होने वाला सामान्य फाइल सिस्टम है। तो ext4 किसका है? लिनक्स का। विंडोज़ के कौन से हैं? FAT32 और NTFS। एक होता है डायरेक्टरी। क्या होती है? फाइल और फोल्डर को संगठित या मैनेजमेंट रखने के लिए उपयोग में आती है, डायरेक्टरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आज का 50 है, निम्न में से कौन सी रिमूवेबल मीडिया के लिए उपयुक्त फाइल सिस्टम है? तो रिमूवेबल मीडिया के लिए जो रिमूव कर सकते हैं उस मीडिया के लिए फाइल सिस्टम कौन सा है? FAT32। निम्न में से कौन सा रिमूवेबल मीडिया के लिए उपयुक्त फाइल सिस्टम है? तो FAT32। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है? विंडोज़ का पूछा है तो NTFS होता है आजकल। तो ext4 किसके साथ उपयोग किया जाता है? ext हमने पढ़ा है लिनक्स के साथ। कौन सा होता है? ext4। फाइल एक्सटेंशन है txt, किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है? txt। क्या लिखा हुआ है? txt, तो ये टेक्स्ट को दर्शाएगा। txt किसको दर्शाएगा? टेक्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? स्विच क्या करता है? नेटवर्क का विस्तार करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? नेटवर्क के विस्तार के लिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? कौन सा IP एड्रेस पूछा है? IPv4 पूछा है। IPv4 IP एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 पूछा है तो ये 32 बिट का होता है। एक होता है IPv6। IPv6 कितने बिट का होता है? वो 128 बिट का होता है। दो हैं, एक तो IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है। दोनों याद रख लेना। IP एड्रेस में IPv4 है उसमें कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। IPv6 में कितने बिट होते हैं? 128 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, पिंग कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? पिंग कमांड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो नेटवर्क कनेक्शन को चेक करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क कनेक्शन को चेक करने के लिए पिंग कमांड का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। देखो, मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। मैक एड्रेस हार्डवेयर का स्थायी पता होता है। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी डिवाइस बराबर के अधिकार रखते हैं। देखो, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी डिवाइस बराबर का अधिकार रखेंगे, और मैक एड्रेस होता है वो हार्डवेयर का स्थायी पता होता है। मोडेम क्या करता है? मोडेम नेटवर्क में काम आता है, आपको पता है। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। मोडेम का पूर्ण रूप क्या है? मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीक कौन सी है? नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफ़र करने की सबसे तेज़ तकनीक पूछी है तो फाइबर ऑप्टिक है। कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक। नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की सबसे तेज़ तकनीक कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, बैंडविड्थ को मापा जाता है, यानी नेटवर्क में बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है? बैंडविड्थ होती है डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड।
डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड जिसको बैंडविड्थ बोलते हैं, इसको किस में मापा जाता है? तो बीपीएस में मापते हैं, बिट पर सेकंड में। याद रखना बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है? बीपीएस, बिट पर सेकंड, बीपीएस बिट पर सेकंड। एक होता है ओएसआई। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। याद रखना ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7। याद रखना ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है? 7। और मॉडल में सबसे ऊपरी लेयर कौन सी होती है? इन 7 लेयर में सबसे ऊपरी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, इनमें सबसे ऊपरी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क बनाता है? तो ब्लूटूथ का याद रखना ये PAN, देखो एक तो है MAN, WAN, LAN और PAN, 4 हैं ये। इन चारों को याद रख। ब्लूटूथ कैसे होता है? PAN यानी प्राइवेट एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ब्लूटूथ कौन सा उदाहरण है? प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी हमारा प्राइवेट एरिया नेटवर्क का उदाहरण क्या है? ब्लूटूथ। याद रखना PAN। अब देखो WAN का उदाहरण क्या है? WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, तो इंटरनेट है इसका। इंटरनेट क्या होता है? WAN का उदाहरण देखो। लैन तो अलग चीज़ हो गई, इसका विपरीत है ब्लूटूथ और वाईफाई। ये लैन में ले सकते हैं या इनको पैन में ले सकते हैं। तो वैन का उदाहरण क्या है? इंटरनेट। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। लैन देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र में घर या ऑफिस में प्रयोग होता है। लैन का प्रयोग कहाँ होता है? सीमित क्षेत्र होता है इसका, जैसे घर या ऑफिस। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, शहर स्तर पर नेटवर्क बनाता है, यानी शहर की कोई दूरी में ये काम करेगा तो मेट्रोपॉलिटन। और वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे इंटरनेट बड़े बड़े क्षेत्रों को जोड़ने का यानी पूरी दुनिया में जोड़ने का कार्य कौन करता है? वैन, जैसे इंटरनेट। तो तीनों याद कर लेना। लैन तो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। लैन सबसे छोटा है यानी घर या ऑफिस में। मैन है मेट्रोपॉलिटन यानी शहरी क्षेत्र पर। और वैन है पूरे बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आवश्यक होती है। राउटर क्या करता है? नेटवर्कों को जोड़ने वाला डिवाइस होता है। स्विच क्या करता है? नेटवर्क के अंदर डिवाइसों को जोड़ता है और डेटा ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। सभी चीज़ें याद रखना। लैन लोकल एरिया नेटवर्क सीमित क्षेत्र में, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया शहरी क्षेत्र में, वैन वाइड एरिया नेटवर्क सभी बड़े क्षेत्रों को जोड़ता है। नेटवर्क को जोड़ने के लिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और राउटर क्या होता है? नेटवर्कों को जोड़ने वाला डिवाइस होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, स्टार टोपोलॉजी की विशेषता है। एक होती है स्टार टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रीय हब या स्विच होता है। स्टार टोपोलॉजी की विशेषता है केंद्रीय हब या स्विच। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टार टोपोलॉजी की क्या विशेषता होती है? केंद्रीय हब या स्विच। अब ये नया टोपोलॉजी क्या आ गया आगे जाकर, तो इसको समझते हैं। एक तो होती है बस टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है रिंग टोपोलॉजी। तीनों को समझ लेते हैं। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी एक सामान्य लाइन यानी बस से सभी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? एक सामान्य लाइन होती है, उसको बस बोलते हैं, उससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में एक सामान्य लाइन बस से सभी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सबसे आम नेटवर्क टोपोलॉजी है जहाँ पर हर डिवाइस एक केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ क्या आम नेटवर्क टोपोलॉजी तो है, लेकिन जहाँ हर डिवाइस है ना एक केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। और रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? नाम से समझता है, डिवाइस एक घेरा बनाकर जुड़े हुए होते हैं। तीनों याद रह जाए। रिंग में तो देखो घेरा बनाकर जुड़े हुए होते हैं, बस टोपोलॉजी में बस से जुड़े हुए होते हैं, और स्टार में याद रखना हर डिवाइस एक केंद्र से जुड़ा होता है। तो स्टार टोपोलॉजी की विशेषता है केंद्रीय हब या स्विच। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट किस प्रकार की बूटिंग को दर्शाता है? ऑप्शन है कोल्ड बूट, सॉफ्ट बूट, वार्म बूट, शटडाउन। तो कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट किस प्रकार के बूटिंग को दर्शाता है? ये वार्म बूट को दर्शाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस डिलीट किस प्रकार के बूटिंग को दर्शाता है? वार्म बूट को दर्शाता है। अब देखो कोल्ड बूट क्या होता है?
जब कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद करके फिर चालू किया जाता है तो कहलाता है कोल्ड बूट। यानी कंप्यूटर रात से बंद पड़ा है और सुबह हम उसको सबसे पहले चालू करते हैं तो वो तो क्या होता है कोल्ड बूट, यानी वो ठंडा पड़ा है। उसको हम जब ऑन करते हैं तो वो तो कहलाता है कोल्ड बूट। वार्म बूट क्या होता है, जब सिस्टम को बिना पावर बंद किए रीस्टार्ट करते हैं। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और हमारा कुछ हैंग वगैरह हो रहा है तो हम उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, कुछ बंद किए बिना ही हम उसको रीस्टार्ट पे दबाते हैं तो वो रीस्टार्ट होता है, तो वो कहलाता है वार्म बूट। तीसरा अब देखो बायोस बूटिंग। बायोस जानते हो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बूटिंग प्रक्रिया को आरंभ करता है और हार्डवेयर को चेक करता है। सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर अपलोड होता है, बायोस। ये बूटिंग प्रक्रिया को आरंभ करता है और हार्डवेयर को चेक करता है। बूटिंग के समय की जांच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी बूटिंग के समय की हम जांच प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। पोस्ट की फुल फॉर्म भी याद रखना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायो सिस्टम याद है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रक्रिया को आरंभ करता है, हार्डवेयर को चेक करता है और बूटिंग के समय की जांच प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं। पोस्ट का फुल फॉर्म याद रखना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब पहली बार कंप्यूटर को चालू करते हैं तो कोल्ड बूट, और जब चालू है उसको बंद किए बिना ही रीस्टार्ट कर लेते हैं तो वार्म बूट। समझ गए होंगे। इसकी जांच प्रक्रिया को याद रखना, क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आज के हमारे प्रश्न बहुत शानदार चल रहे हैं। आज की क्लास को लेकर आपको मज़ा आ जाएगा। आज के जो क्वेश्चन हैं वो एक से बढ़कर एक हैं। आज की क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन तो छपना ही है। आज की क्लास आपके सारे टॉपिक को क्लियर कर देगा। आगे चलते हैं। अब कुछ फुल फॉर्म दी हुई है, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। पहला देखो आईपी का हमने पढ़ चुके हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी भी हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी के देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी को देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस हमने पढ़ा था ना, डोमेन नेम सिस्टम। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये सारे हम पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। आईपी देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एस लगा दे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं इसलिए हम इनको देख लेते हैं। आगे है मैक। मैक क्या होती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लैन हमने अभी पढ़ा है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन पढ़ा है हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन भी अभी पढ़ा है वाइड एरिया नेटवर्क। पैन हमने पढ़ा है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ होता है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है, पैन की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। और WLAN ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। NIC की हमने अभी पढ़ी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS कास्टिंग स्टाइल शीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखना XML की एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। URL दोबारा आ गई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और USB यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस सारी याद है आपकी। आगे चलते हैं। AI देखो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
पीडीएफ की क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यूएसबी अभी पढ़ी है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बायोस की देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सारी याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इधर देखते हैं SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये देखो IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट लायर, TLD टॉप लेवल डोमेन, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे चलते हैं। वाईफाई की देखो, वायरलेस फाइडेलिटी, वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी। GSM की क्या है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM की है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA की है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। LTE है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। VoIP है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VPN देखो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI कॉमन लाइन इंटरफेस यानी कमांड लाइन इंटरफेस, यानी CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस को बोलते हैं ना, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। देखो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। OS को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की याद रखना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ROM रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने लगभग सारे टर्म की फुल फॉर्म याद कर ली है और लगभग आपको याद भी हो गई होगी। आज की क्लास में हमने फुल फॉर्म, शॉर्टकट की और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की क्लास आपके लिए कितने % लाभदायक होगी? आज की क्लास आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। इसके बाद आपका सारा कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा और आपको कंप्यूटर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने आज फुल फॉर्म की भी बात कर ली, शॉर्टकट की भी बात कर ली और MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दोबारा बात की है। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारी कंप्यूटर की क्लासें पूरी हो चुकी है, तो अब कौन सी सब्जेक्ट की क्लासें लेकर आनी है ये भी आप ज़रूर बताना। चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के पास। हमने विज्ञान और कंप्यूटर की विस्तार से चर्चा की है। दोनों के लगभग 6-7 वीडियो हैं, उनके अंदर दोनों सब्जेक्ट का पूरा विवरण दिया गया। मुझे नहीं लगता इन 2 सब्जेक्ट के आपके जो 10 क्वेश्चन आने हैं 20 नंबर के, उनसे कोई क्वेश्चन बाहर आएगा। अगर इनसे कोई बाहर क्वेश्चन आता है तो वह आपके लेवल से बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये दोनों क्लास वीडियो और पटवार के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी चतुर्थ श्रेणी के लिए है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से तैयारी करते रहें और अपनी सफलता को पाने की भरपूर कोशिश करें। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।